होगा, हम क्या करेंगे, पेट से आगे बढ़ेंगे। क्या होगा भैया, पेट से क्या होगा, आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना लें। हमने बताया कि हमारा आया ग्रसिका, ग्रसिका से बना हमारा स्टमक, और स्टमक से जो है ये छोटी आंत बन रही है हमारी, ऐसे। तो जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत हम बना रहे हैं, तो छोटी आंत से स्टार्ट करेंगे, यानी डायग्राम हम स्टार्ट करेंगे यहां से। कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो छोटी आंत जब बनाएंगे तो छोटी आंत के सबसे पहले वाले हिस्से को, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं दोस्त, ड्यूडेनम। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम, ग्रहणी बोलते हैं, ग्रहणी। ठीक है, ग्रहणी। ड्यूडेनम जो यू शेप का होता है। अच्छा, ड्यूडेनम में मिलेगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा जिक्र कर लें हम इस बात की कि ड्यूडेनम हम क्यों इतना, ग्रहणी को क्यों इतना प्यार से समझाना चाह रहे हैं आपको। तो ड्यूडेनम ऐसे होता है, और इस ड्यूडेनम में जो सी शेप का होता है, इस ड्यूडेनम में देखेंगे तो हम डायग्राम को थोड़ा यहां कर लें। डायग्राम को थोड़ा यहां कर लेंगे तो यहीं इसी पोजीशन में कहीं हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हमारा लीवर होगा, यकृत होगा हमारा, ऐसे। हमारा क्या होगा, यकृत होगा। क्या होगा दोस्त, यकृत। अच्छा, इसी यकृत पे ही लगा हुआ, उसके जस्ट आगे ही हमारे पास पित्ताशय पाया जाता है हमारा। क्या पाया जाता है, पित्ताशय, जो पित्त स्टोर करता है। बस एक रफ डायग्राम समझिएगा। अच्छा, इसी ग्रहणी में, इसी ड्यूडेनम में हमारे पास एक और आर्गन आके मिलता है जिसका नाम है अग्नाशय। क्या है भैया नाम उसका, अग्नाशय। ऐसे, ऐसे रफली डायग्राम बना रहे हैं, बस आपको समझाना है। फिर ये अग्नाशय से निकलने वाली जो नलिका है वो, और ये जो पित्ताशय से या लीवर से आ रही नलिका, वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं आपस में, और फ्यूज होने के बाद जो है आके हमारे इस ग्रहणी में खुलते हैं, ऐसे आके इस ग्रहणी में ऐसे खुलते हैं। कुल मिलाजुला का मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि जब हम ये ग्रहणी वाला इलाका यानी ड्यूडेनम वाला इलाका पढ़ रहे होंगे, किसका, ग्रहणी या ड्यूडेनम का इलाका पढ़ रहे होंगे, तो यहां 3 लोग हमको मिलेंगे इनके साथ। कौन कौन से भैया, तो इधर से आ रहे होंगे हमारे यकृत। कौन आ रहा होगा, यकृत आ रहा होगा। ठीक है, यकृत के ही भाई दूसरे पित्ताशय से आ रहे होंगे, इधर से पित्ताशय, और आगे की बात कर लें तो इधर से अग्नाशय। तो इसी डायग्राम को थोड़ा हम आपको इलाबोरेट करके दिखाना चाहते हैं। क्या करके दिखाना चाहते हैं भैया, इलाबोरेट करके। और ये वाला पार्ट क्या हो गया, अग्नाशय का। अब हम थोड़ा सा प्यार से आपको इस बात को बताना चाह रहे हैं कि जहां पे आपकी छोटी आंत की शुरुआत होती है, उसका जो सबसे पहला हिस्सा होता है वो सी शेप की संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं या ग्रहणी कहते हैं। और इस ग्रहणी में और भी चीजें आके जुड़ती हैं, जैसे कि हमारा यकृत, हमारा पित्ताशय और हमारा अग्नाशय। क्लियर है। तो थोड़ा इनके जुड़ने के पॉइंट को देख लेते हैं, क्योंकि सवाल बहुत पूछे गए आपके नीट के एग्जामिनेशन में। सवाल पूछे जाते हैं, मोटा मोटी तौर पे थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि आपको सारी बातें एकदम क्लियर होंगी। चलिए यहां दोस्त बना लेते हैं डायग्राम एक छोटा सा, और बहुत प्यार से समझने की कोशिश करिएगा, कोई एकदम हड़बड़ी नहीं है। जहां भी ना समझ में आए, आपका अपना मोबाइल, आपका अपना नेटवर्क, तुरंत वीडियो पॉज करिए या धीमा करिए और समझने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि एकदम कॉन्टिन्यूअसली पढ़ते चले गए, ठीक है, ऐसा नहीं। जितना समझ में आया उतना पढ़िए, फिर रोकिए, फिर पढ़िए, लेकिन समझना जरूरी है। क्लियर, यस। तो करेंगे क्या, हमने यहां बना लिया ग्रहणी, बना रहे हैं ऐसे, बस ध्यान से समझिएगा। हमने बना लिया ग्रहणी, ऐसे बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि आपको असुविधा ना हो देखने में या डायग्राम छोटा ना हो। हमने बनाया ग्रहणी, बस यही वाला हिस्सा बना रहे हैं ग्रहणी का। हमने बोला कि इसी ग्रहणी में आके हमारे लीवर से, जैसे चलो हमने यकृत भी बना लिया, तो इतने होशियार हो कि यकृत अगर बना रहे हैं तो जान जाओगे। चलो हमने बड़ा सा बना लिया ताकि हम जताना चाह रहे हैं आपसे कि आपका डायग्राम बेहतरीन हो, आप समझ पाए। इसी यकृत के अगले वाले हिस्से में, जो हमारा यकृत होता है, सिंपल सी बात जानियो, यहां से 2 लोब दिखाई देते हैं उसके,
और लोब होता क्या है कि जो हमारा डायाफ्राम होता है, आगे जब पढ़ेंगे तो जान लेंगे, और जो हमारा डायाफ्राम होता है, यहाँ डायाफ्राम, उससे एक लिगामेंट एराइज होता है और हमारे लीवर को इस तरह से रैप किया रहता है। तो लगता है लीवर दो हिस्से में, गुब्बारा ले लो भाई और गुब्बारे के बीच में धागा बांधो तो लगेगा नहीं दो गुब्बारा सटे हुए हैं, तो वैसे ही दो पार्ट दिखाई देता है। चलिए लीवर के इस वाले यानी राइट वाले पार्ट में देखेंगे तो उसके आगे आगे हिस्से में ऐसे ही पित्ताशय जस्ट उसके आगे ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्त? पित्ताशय। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या पाया जाता है? पित्ताशय। अच्छा पित्ताशय पाया जाता है, तो पित्ताश जो हमारा जो लीवर होता है वो क्या बनाता है? पित्त बनाता है, और ही बहुत सी चीजें बनाता है। लीवर जो होता है हमारा क्या बनाता है? पित्त बनाता है। तो इसे हम लीवर को हम चूंकि हिपैटिक टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो साइड का नाम देते हैं, इसे हम बोल देते हैं राइट हिपैटिक डक्ट। क्या बोल देते हैं दोस्त? राइट हिपैटिक डक्ट। यानी जो हमारा दायां यकृत है उससे निकलने वाली नलिका, बोल दिया तो कोई प्रॉब्लम। जो दाएं से आ रहा है उसको दायां हिपैटिक डक्ट या दायां यकृत नलिका बोल दिया, और जो बाएं से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, उसे बोल दिया लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। कोई प्रॉब्लम यहां तक? थोड़ा लेट होगा लेकिन प्यार से समझिएगा। लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ठीक है। अच्छा राइट और लेफ्ट आ रहे होंगे, नलिकाएं आ रही होंगी और आपस में एक जगह ऐसा होता होगा जहां मिल जाती होंगी, मिल गई। मिल गई तो हम दोनों को मिला के बोल सकते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट, बोल सकते हैं ना कॉमन, यानी दोनों जुड़ गई तो कॉमन हो गया भाई। ये तो बहुत ज्यादा अंग्रेजी की बात है नहीं, कॉमन तो वर्ड सब लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कॉमन हिपैटिक डक्ट हो गया। यहां तक कोई समस्या तो नहीं होगी आपको। एक कॉमन हिपैटिक डक्ट बना ली, जब दोनों मिल गई, राइट और लेफ्ट जब दोनों मिल गई तो क्या बन गया? कॉमन बन गया भाई। अब यहां हमारा क्या है? गॉल ब्लैडर है। क्या है भैया? गॉल ब्लैडर, यानी जिसे कहते हैं क्या? पित्ताशय। क्या भैया? पित्ताशय। ये हमारा है पित्ताशय। अच्छा पित्ताशय से जो है नलिका निकल रही है देखिएगा, ये वाली, इसे हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं भैया? सिस्टिक डक्ट। अंग्रेजी या हिंदी में भी, दोनों में भी सेम ही लिखते हैं, सिस्टिक डक्ट लिख रहे होते हैं। क्या लिख रहे होते हैं? सिस्टिक डक्ट। बहुत बार पूछा गया आपसे सवाल। सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट दिख रहा होगा कि यहाँ सिस्टिक डक्ट आ रहा है, यहाँ से कॉमन बाइल डक्ट आ रहा है, दोनों मिल जा रहे हैं तो बनाते हैं क्या? ये बना लिए क्या? कॉमन बाइल डक्ट तो बन ही गया। अभी तक कॉमन हिपैटिक डक्ट इसे कह रहे थे, अब इसे कहेंगे कॉमन बाइल डक्ट, क्योंकि दोनों पित्त स्रावित करते हैं। कॉमन बाइल डक्ट। ये तो यहां लीवर की कहानी चालू हो गई। कॉमन बाइल डक्ट, कहीं कहीं पर डक्टस कोलेडोकस भी कहा गया है, लेकिन छोड़िए अभी, आप बच्चे हैं छोटे। लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है आपको? एकदम पॉज करके समझिए, एकदम पॉज करके समझिए। इस डायग्राम में कोई समस्या आपको? कोई समस्या? पक्का? आगे बढ़े। इस डायग्राम में कोई समस्या? देख लो एक बार ध्यान से। इस डायग्राम में कोई समस्या? कोई समस्या? जल्दी बताओ। कोई समस्या हो जल्दी बताओ। इस डायग्राम में कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर, तो समस्या नहीं तो आगे बढ़े। तो कॉमन बाइल डक्ट देख रहे होंगे। कॉमन इसलिए बोल रहे हैं कि जहां पे पेंक्रियाज, गॉल ब्लैडर और लीवर से दोनों का मिल के आ रहा है। चलिए इसी समय में हम यहाँ इसको रोकते हैं और अपने जानते हैं कि पेंक्रियाज यानी अग्नाशय क्या है भाई। तो यहाँ पे थोड़ा हरियाली छादा है, हमने बना लिया ऐसे अग्नाशय। क्या बना लिया? अग्नाशय। अग्नाशय में हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटी छोटी डक्ट्स निकली होती हैं ऐसे साइड साइड से। ठीक है, अग्नाशय की बात हो रही है, अग्नाशय हमारा। तो अग्नाशय में देखिए एक तो मेन बहुत सारी जहां पे आके खुल रही हैं, तो इसे मेन पेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, या इसे नाम देते हैं डक्ट ऑफ विरसंग। विरसंग की नलिका। अंग्रेजी हिंदी दोनों में एक ही प्रोनाउंसिएट करते हैं, इसलिए मैं अंग्रेजी में ही लिख दे रहा हूं, आप एकदम परेशान मत होइएगा। क्या बोलते हैं भैया? डक्ट ऑफ विरसंग।
डक्ट ऑफ, डक्ट मतलब नलिका होती है, नली है, विरसंग कोई साइंटिस्ट को बता दिया होगा, जो मेन है। और मेन से लगा हुआ ऐसी बहुत सारी, ऐसे ऐसे बहुत सारी, जिसे हम कहते हैं एसेसरी, तो उसे हम कहते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, इसलिए डायग्राम बड़ा बनाया था। क्या बोलते हैं भैया, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसी को हम हिंदी में भी लिखते तो इसी तरह लिख देते, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ठीक है, ये जब मेन पेंक्रियाटिक डक्ट यानी जो डक्ट ऑफ सेंटोरिनी है वो सारे मिलते होंगे, सारे मिलने के बाद एक मेन बनता होगा जिसे हम कह रहे हैं डक्ट ऑफ विरसंग। क्या बोल रहे हैं दोस्त, डक्ट ऑफ विरसंग बोल रहे हैं। ये जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ विरसंग, और इधर से कॉमन पेंक्रियाटिक, कॉमन बाइल डक्ट जब आता है, इधर से कॉमन आ रहा है, इधर से इमेजिन करिए, इधर से, इधर से, इधर से कॉमन आ रहा है, उधर से पेंक्रियास से आ रहा है, अग्नाशय से आ रहा है, इधर से। ये जब दोनों पास आते हैं तो एक दूसरे से क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, ऐसे फ्यूज होके उसके बाद हमारे ऐसे ग्रहणी में खुलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ऐसे खुलते हैं। तो जब दोनों फ्यूज होते हैं तो थोड़ा सा वाइडनिंग हो जाती है, थोड़ा सा चौड़ा हो जाते हैं, कीप नुमा हो जाते हैं, इसे हम बोलते हैं, जो कीप नुमा हो गया उसे कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर। ठीक है, एम्पुला कह देते, तुम्बिका कह देते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर कह देते हैं। ठीक है, अच्छा हमेशा तो ऐसा तो है नहीं कि यहां से हमेशा बाइल आता होगा, यहां से हमेशा, और ग्रहणी में हमेशा जाते होंगे, नहीं। तो इसको गाइड करने के लिए, रोकने के लिए यहां पे स्फिंक्टर्स लगे होते हैं, यहां पे लगे होते हैं, ताकि इनको बंद किए रहें, जब जरूरत पड़े तभी खोलें। तो जिसको हम ऐसे दिखा रहे हैं इसे हम बोलते हैं क्या, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्या बोलते हैं भैया, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में एक ही लिखा गया। ठीक है, बस आप भावनाओं को समझिए कि कहां पे क्या प्रेजेंट है। ठीक है, कहां पे क्या प्रेजेंट है, एकदम एक एक करके समझने की कोशिश करिएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्रहणी में तीन चीज मिल रही है हमारे, और तीनों जो सिक्रीट करती होंगी वो हमारे ग्रहणी में मिलता होगा। क्लियर है, ये डायग्राम क्लियर है, यस या नो। चलिए, ये डायग्राम क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखें एक एक करके क्या क्या किसका फंक्शन है भैया। तो लीवर की बात करेंगे, तो लीवर की बात जब हम करेंगे तो लीवर देखते हैं, यानी जो हमारा यकृत होता है, यकृत के बहुत सारे काम हैं, लेकिन अभी पाचन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यकृत क्या करता है, यकृत जो है हमारा पित्त रस का संश्लेषण करता है और स्रावित करता है, केवल पाचन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें अभी तो, क्योंकि अभी पाचन करना है, बाकी चीज तो हम देखेंगे। यकृत केवल पाचन के रिस्पेक्ट में बात करें तो पित्त रस का संश्लेषण एवं श्रावण करता है, केवल पाचन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। बाकी इसके और भी काम है, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय कराना, विटामिन ए डी ई के B12, इन सब चीजों को क्या करना, स्टोर रखना, डीएमिनेशन करना, प्लाज्मा प्रोटीन बनाना, हिपैरिन बनाना, थक्का संश्लेषित करना, थक्का रोकने वाले प्रोटीन को बनाना। कफर कोशिका जो पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, वो बच्छाड़ु कोशिकाएं होती हैं, जो क्या करती हैं, शुद्ध करती हैं, हमारे शरीर के टॉक्सिसिटी को खत्म करती हैं, तमाम फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे जो काम है वो क्या है, पित्त रस का श्रावण करना। क्या होता है भैया, पित्त रस। अब मेन समस्या है कि भैया पित्त रस क्या होता है, चलिए उसे भी देख लेंगे। तो पित्त रस होता क्या है पहले जान लें, क्या देखेंगे, पित्त रस के बारे में जानेंगे पहले, यानी पहले जान लें पित्त रस क्या होता है, यानी बाइल जूस जान लें, बाइल जूस, जिसे हम कहते हैं क्या है, पित्त रस, पित्त रस। बाइल जूस की बात कर लें। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, इसका संश्लेषण, बाइल जूस का जो संश्लेषण होता है वो कहां होता है, यकृत में। कहां होता है, यकृत में। ठीक है, श्रावण कौन करता है इनका, तो भैया यकृत करता है। तो फिर भैया पित्ताशय क्या है, तो जो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा जो बना हुआ पित्त है, एक्स्ट्रा जो पित्त है उसका संग्रहण कौन करता है, एक्स्ट्रा जो पित्त है उसका संग्रहण कौन करता है भैया,
तो वो करता है हमारा पित्ताशय। यानी हम बात करें लीवर की या बात करें पित्ताशय की, तो कहीं ना कहीं इनका संबंध बाइल जूस से है, यानी पित्त रस से है। तो अभी हम देखेंगे, यानी जो भी हमारा खाना ग्रहणी में आता होगा वो पित्त रस से मिलता होगा। अब देखेंगे पित्त रस क्या होता है, और याद रखिए कि अग्नाशय से निकलने वाला रस भी उससे मिलता होगा, अग्नाशयी रस। केवल हम देखते जाइए, अभी यहां तक अगर देखिएगा तो खाना चला माउथ में, तो माउथ में लार मिला होगा ओरल कैविटी में, इसोफेगस में केवल म्यूकस मिला होगा, पेट में जठरीय रस मिला होगा, जब ग्रहणी में आया तो लीवर से निकलने वाला पित्त रस और अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस। अभी हम बस आगे बढ़ते रहें, क्योंकि यही जो काम करेंगे यही तो मेन काम होगा पाचन का। आराम से समझ में आएगा, बहुत आराम से, बहुत प्यार से। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब होता क्या है, सुना होगा पायसीकरण। पायसीकरण का मतलब समझ लीजिए पहले प्यार से। पायसीकरण का मतलब ये होता है कि अगर हम बाइल जो पित्त की बात कर रहे हैं, तो पित्त की बात कर ही लें, अगर पित्त की बात अगर हम कर ही लें, तो पित्त जो होता है हमारा, पित्त रस जिसे कह रहे हैं, बाइल जूस जिसे कह रहे हैं, बाइल जूस में दो चीजें होती हैं पित्त रस में। कौन कौन सी भैया? पित्त रस में दो चीजें होती हैं पित्त रस में, जिसे कि हम बाइल जूस कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बाइल जूस बोल रहे हैं। क्या होता है भैया? तो इसमें होते हैं पित्त लवक, यानी बाइल साल्ट। और क्या होता है भाई? तो बाइल साल्ट के साथ साथ पित्त वर्णक होते हैं, यानी बाइल पिगमेंट। बाइल साल्ट के साथ साथ पित्त वर्णक होते हैं। केवल अभी हम पित्त के बारे में जान लेते होते क्या है। तो पित्त लवक होते हैं, बाइल पिगमेंट, पित्त लवण लिखना, सॉरी पित्त लवण लिखना, बाइल सॉल्ट और बाइल वर्णक लवक, पित्त लवक। ठीक है, लवक लिख लें। ये दो चीजें पाई जाती हैं कहां पे? हमारे पित्त रस में, बाइल लवक और बाइल लवण। ठीक है, इसकी बात करें अगर हम बाइल सॉल्ट की बात करें, तो दो तरह के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक पित्त लवक, कार्बनिक पित्त लवण, और अकार्बनिक। बहुत मोटा मोटी समझेंगे, क्योंकि डिटेल में तब समझेंगे जब आप ईयर लॉन्ग कोर्स में पढ़ रहे होंगे नीट के लिए। अकार्बनिक, क्योंकि बताने के लिए तो दोस्त बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी आपको क्या करते हैं, थोड़ा बच्चों की तरह, कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। और पित्त लवक जो होते हैं दो होते हैं, बिलिरुबिन और बिलवर्डीन। बिलिरुबिन और बिलुवर्डीन, दो तरह के क्या हो गए? पित्त लवक हो गए। और पित्त लवण जो है दो तरह के हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। इन दोनों बातों को याद रखिएगा। अभी यहाँ रखते हैं उधारी, क्योंकि हम अभी डिटेल में इसको नहीं बताना चाहते, जब हम मुलाकात इनसे करेंगे तभी बताएंगे। तो इनको रखते हैं क्या? उधारी, कार्बनिक को और अकार्बनिक को। एकदम टेंशन मत लेना, ठीक है? इन्हीं का जिक्र करेंगे हम अभी। क्या करेंगे? जिक्र करेंगे। लेकिन एक टर्म है उसको समझ लेते हैं पहले। पायसीकरण बार बार आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम गिलास लें, एक गिलास लें और इसमें पानी भर दें। क्या करें? पानी भर दें। और कोई भी तेल लें, ऑयल लें, और एक एक बूंद डालें इसमें, एक एक बूंद डालें। तो कुछ देर बाद क्या होगा? ये सारी बूंदें कलेक्ट होके एक इतना बड़ा हिस्सा बना लेंगी। सेम यही कहानी हमारे खाने के आते समय जो हम वसा लेते हैं उसका होता है। वसा के सारे पार्टिकल्स आपस में यूनाइट हो जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में सरफेस टेंशन कम होता है। पृष्ठीय तनाव कम होने की वजह से वसा के सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं ऐसे। अब होता क्या है कि जैसे ही ऐसा हुआ, पानी में डालने पे ऐसा जैसे ही हुआ, क्या हुआ भाई? तो जैसे ही ऐसा हुआ, ये सारे लोग जैसे ही जुड़ गए आपस में,
तो मान लीजिए कि अगर कोई एंजाइम आता है और इतने बड़े मॉलिक्यूल पे लगे तो अंदर की चीज तो घुल ही नहीं पाएगी। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वसा सारी एक साथ मिल गई, अब कोई एंजाइम रिलीज हुआ, कोई एंजाइम आया, तो भैया उस सरफेस पे यानी जो बाहर बाहर जो वसा है उनको तो क्या करेगा, अपना काम करके इनको डाइजेस्ट कर देगा, लेकिन अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल रह जाएंगे अनडाइजेस्टेड पार्ट में। तो होता क्या है कि इनको वसा के जो मॉलिक्यूल आपस में यूनाइट हो गए थे उनको अलग अलग कर दिया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में रखा जाए, तो इसे हम कहते हैं पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन। और करता कौन है ऐसा काम, तो बाइल साल्ट। कौन सा, तो ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक बाइल साल्ट जो होता है वसा के पायसीकरण में मदद करता है। और जो अकार्बनिक बाइल साल्ट है वो करता क्या है कि पेट में जो HCl रिलीज हुआ था गैस्ट्रिक जूस में, तो उसकी वजह से जो गैस्ट्रिक यानी जो हमारा काइम है उसका मीडिया क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, तो उसको न्यूट्रल करता है। दोनों के अलग अलग काम है, वहां जिक्र करेंगे। तो पाइसीकरण समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके पेंक्रियाज का जिक्र हमने कर ही लिया, पेंक्रियाज को हमने देखा। तो पेंक्रियाज का ये आगे वाला पेंक्रियाज को हम बोलते हैं कि भैया पेंक्रियाज दोनों तरह से काम करता है। पेंक्रियाज जो यानी अग्नाशय जो हमारा है, जो हमारा अग्नाशय है, अगर हम इसको देखें तो अग्नाशय दो ग्रंथियों की तरह काम करता है। किसकी तरह भैया, तो ये बहिर्स्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी, दोनों की तरह काम करता है। जो अग्नाशय है उसका अगला यानी आगे वाला हिस्सा यानी 99% पार्ट जो होता है वो लगभग बहिर्स्रावी होता है, और जो पीछे वाला 1% जो हिस्सा होता है वो अंतःस्रावी होता है। तो बहिर्स्रावी जो पार्ट है अग्नाशय का वो क्या करता है, पाचन रस स्रावित करता है। क्या करता है भैया, पाचन रस स्रावित करता है, जिसे हम कहते हैं क्या, अग्नाशयी रस, जिसे हम क्या कहते हैं, अग्नाशयी रस। तो यहाँ पे उस पार्ट को पढ़ने वाले यहाँ देख रहे होंगे कि हमने डायग्राम पहले ही बता दिया था कि जो पित्ताशय से या यकृत से आने वाले कॉमन बाइल डक्ट है वो इसके डक्ट के साथ मिलके तब जाके ड्यूडेनम में एंट्री करते हैं। तो ये अग्नाशय हो गया हमारा। तो अग्नाशय का अग्नाशयी रस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सब ऑर्गन्स को पहले जान ले उसके बाद हम जानेंगे। तो मान लीजिए किसी बंदे का अग्नाशय हम लें और उसे काट दें। ऐसे मान लीजिए हमने काट दिया, काट के ऐसे देखें तो दिखेगा, तो ये पीछे जाने के बाद क्या हो गया, पतला हो गया है। पीछे जाने पे क्या हो गया है, पतला हो गया है। तो जहां मोटा वाला हिस्सा है डेफिनेट सी बात है वो बाहर दिखाई देगा, और अंदर वाला जो पतला हिस्सा है जो पीछे का हिस्सा है वो ऐसे पीछे दिखाई देगा। ऐसे ही तो दिखाई देगा, ऐसे ही तो दिखाई देगा। यस या नो, हाँ या नहीं, एकदम प्यार से बताइए हाँ या नहीं। इमेजिन करो इसी को एकदम पीछे खींच ले जाओ, तो एकदम पीछे वाला जो पतला हिस्सा है वो पीछे दिखाई देगा यहाँ पे ऐसे, और जो मोटा वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ दिखाई देंगे। यस या नो, तो उसी को काट करके देखा गया है, उसी को काट करके देखा गया है। तो ये वाला जो बाहरी हिस्से हैं वो बहिर्स्रावी नेचर होते हैं, जिन्हें कहते हैं पेंक्रियाटिक एसिनाई। क्या बोलते हैं दोस्त, पेंक्रियाटिक एसिनाई। और अंदर जो पीछे वाले हैं वहां बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका। लेकिन जो पेंक्रियाटिक एसिनाई होती है वही अग्नाशयी रस स्रावित करती हैं। क्या भैया, अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस जो है वो पाचन में मदद करता है। अभी देखेंगे कैसे मदद करता है। अभी हम पाचन की केवल बात कर रहे हैं। और जो पीछे वाला हम देख रहे हैं इसे, उसे हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस का दीप समूह कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं ऐसे धसी होती हैं, किसी को अल्फा, किसी को बीटा और किसी को डेल्टा सेल कहते हैं। इनके अलग अलग सिक्रीशन होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, अंतःस्रावी सिक्रीशन होते हैं, जो इनका रोल देखेंगे हम। तो ये हो गया अग्नाशय। अब हम चालू करेंगे पाचन की कार्यकी कि पाचन होता कैसे, सब लोग मिल रहे हैं तो पाचन कर कैसे रहे। तो पाचन दो तरीके से होता है, एक तो मैकेनिकल यानी यांत्रिक पाचन और दूसरा रासायनिक पाचन। जैसे मैकेनिकल यानी यांत्रिक का मतलब क्या हुआ, जैसे खाना लेके ऐसे चबाए तो मैकेनिकल वर्क कर रहे हो। फिर क्रमाकुंचन मूवमेंट होता है, क्रमाकुंचन होता है पेट में,
तो ये सब क्या है, यांत्रिक पार्ट है हमारे पाचन के। और दूसरा क्या है, रासायनिक पाचन। पाचक एंजाइम जो मिलेंगे हमें वो क्या करेंगे, रासायनिक। इसलिए हम बोलते हैं जो हमारे पाचन का प्रक्रिया होता है वो क्या होता है, यांत्रिक और रासायनिक, यानी जैव रासायनिक, यानी मैकेनिकल एज वेल एज बायोकेमिकल प्रोसेस होता है हमारा क्या, पाचन। क्लियर है। फिर हम बात करें कि भैया मुख गुहा में पाचन। चलिए शुरू करते हैं अभी तक जो पढ़ा है। तो मुख गुहा में बात करेंगे तो मुख गुहा में हमें पाचन के लिए क्या मिला था, खाने के साथ, खाने के साथ मिल गया था हमें लार। क्या मिला था दोस्त, लार। लार ग्रंथियों ने लार स्रावित किया था, मिल गया लार। अच्छा, खाने में जब लार मिल जाता है तो उसे बोलते हैं दोनों को क्या मिला के, बोलस। क्या बोलते हैं दोस्त, बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। अब बात करें तो खाने पे लार का क्या इफेक्ट हुआ, तो लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं सिलेबरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं, अमाइलेज, ऐसे लिख लें, सिलेबरी एमाइलेज, या इसको एक और नाम देते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं भैया, टाइलिन। और भी बहुत सारे लार में कंपोनेंट पाए जाते हैं, लेकिन हम केवल अभी हम पाचन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लें। पाया तो जाता है यहाँ लाइसोजाइम और बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल, थायोसाइनेट, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के होते हैं, यानी जो छोटे छोटे जो माइक्रोब्स हैं उनको ग्रो नहीं होने देते। इसलिए सुना होगा कि पहले जब चोट लगती थी तो आदमी लार लगा लेता था, थूक लगा लेता था उस पर, क्योंकि उसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं। लेकिन अभी हम पाचन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारे यहाँ पाया जाता है क्या, एमाइलेज। एमाइलेज यानी सिलेबरी एमाइलेज जो होता है, जो भी हम स्टार्च खाते हैं, जो भी हम स्टार्च अपने खाने में खा रहे होते हैं, तो उस स्टार्च पे एक्ट करता है हमारा सिलेबरी एमाइलेज, और उस स्टार्च को डेक्स्ट्रीन और माल्टोस, माल्टोस प्लस डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट करता है। माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रीन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट करता है। तो भैया क्या पूरा स्टार्च, नहीं, जितना हमने खाने में स्टार्च लिया है लगभग 30% हिस्सा उस स्टार्च का, लगभग 30% उस हिस्सा जो है उस स्टार्च का हमारे ओरल कैविटी में लार द्वारा स्रावित टाइलिन या सिलेबरी एमाइलेज की वजह से हमारे मुख गुहा में ही हो जाता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि जो खाना होता है उसको काफी देर तक चबा के खाना चाहिए, क्योंकि भैया जितना ही हम डाइजेस्ट करेंगे उतना ही खाना मीठा होता चला जाएगा। तो 30% का डाइजेशन यानी स्टार्च का केवल, यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन 30% हमने अपने मुख गुहा में कर लिया है, किसकी वजह से, लार की वजह से। फिर आएंगे भैया ईसोफेगस में, हमने देखा था कि कोई जो हमारा ईसोफेगस यानी ग्रसिका थी उसमें किसी तरह का कोई श्रावण नहीं हुआ था, केवल म्यूकस स्रावित हुआ था, ताकि जो भी बोलस है आराम से हमारे अमाशय में पहुंच जाए। तो ईसोफेगस में कुछ नहीं हुआ। अब खाना पहुंचा हमारे यहाँ कहाँ पे, खाना पहुंचा हमारे यहाँ अमाशय में। अमाशय में पहुंचेगा तो वहां पर क्या मिलेगा, जठर रस मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्त, जठर रस, जठर रस मिलेगा। जठर रस की बात करें तो पर डे जठर रस जो है 2000 ml से 3000 ml स्रावित होता है। इसमें जल 99.5%, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.2%, पीएच अगर हम बात करें जठर रस की तो 1.2 से लेके 2.5, जो कि अम्लीय है। क्यों अम्लीय है भाई, तो HCl की वजह से अम्लीय है जठर रस। और भी बहुत सारी पाई जाती हैं चीजें, म्यूकस हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, जठरीय एंजाइम्स हो गया, जैसे पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, जठरीय लाइपेज आदि। तो ये हमारा जठर रस है। अब जठर रस में श्रावण का क्या माहौल है भाई, तो हम पहले एक एक चीज देख लें। जठर रस की बात करें, जठर रस की ही बात कर रहे हैं, तो जठर रस में क्या क्या था। जठर रस में तो जो जठर में पाई जाने वाली ग्रंथियां थी, हमने बात की थी किसकी, पेराइटल सेल की, पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल कहा था। तो हमने देखा था कि जो पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल होती है क्या स्रावित करती है भैया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, ऐसे लिख दिया CIF। फिर हमारे पास क्या होता है, चीफ सेल होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्टिक सेल भी बोलते हैं, या इसे हम क्या बोलते हैं, जाइमोजेनिक भी बोलते हैं। ये क्या स्रावित करती हैं, ये स्रावित करती हैं हमारे यहाँ भैया क्या,
तो पेप्सिनोजन, और क्या भैया, तो प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। तो और भी हमारे जठरीय रस में देखें तो लाइपेज, एमाइलेज सब पाया जाता है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से क्या होता है, जो जठरीय रस होता है उसका पीएच यानी वो अम्लीय होता है, और अम्लीय पीएच में क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम जो है इनएक्टिव रहते हैं। तो जो इनएक्टिव है उनका जिक्र किया ही नहीं गया है, जिनका जिक्र किया गया है वो ये दोनों है। अब होता क्या है कि जो पेप्सिनोजन है या प्रोरेनिन है वो क्या है, वो दोनों इनएक्टिव है। इनएक्टिव क्या है, मतलब निष्क्रिय है। क्या है भैया, निष्क्रिय है। दोनों क्या है, निष्क्रिय। तो भैया अब सवाल आया कि निष्क्रिय है तो काहे लिए स्रावित हुए। तो हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इस पेप्सिनोजन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोजन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl जो है वो किस में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में। किसमें भैया, पेप्सिन में। अब क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया ये। अब ये पेप्सिन क्या होता है, जो हम प्रोटीन कंपोनेंट खाए हैं अपने खाने में, उस प्रोटीन पे एक्ट करके पेप्सिन उसे पेप्टोन्स में तोड़ देता है। पेप्टोन्स बोले तो एमिनो एसिड के छोटे छोटे टुकड़ों में, पेप्टोन्स में तोड़ देता है। तो हम बोलते हैं पेप्सिन क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। और जो प्रोरेनिन है, जिसको हमने लिखा है क्या, प्रोरेनिन, इस प्रोरेनिन को हमारा जो HCl है वो कन्वर्ट करता है किसमें, रेनिन में। किसमें भैया, रेनिन में। अब रेनिन की कहानी जान लेते हैं क्या होता है। अब हम बोलते हैं रेनिन डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को। किसको भैया, मिल्क प्रोटीन को। रेनिन की बात आगे अगले पेज पे कंटिन्यू करते हैं। तो हम बोलते हैं मिल्क प्रोटीन यानी दुग्ध प्रोटीन। दुग्ध जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है कैसीन। क्या होता है भैया, कैसीन। दूध में जो पाया जाने वाला प्रोटीन हो कैसीन होता है, जो कि क्या होता है, सॉल्युबल होता है, घुलित अवस्था में होता है। क्या होता है, घुलित होता है। ठीक है, दुग्ध प्रोटीन। इस दुग्ध प्रोटीन पे जब रेनिन आता है, क्या आता है भैया, रेनिन, तो दुग्ध प्रोटीन का जो कैसीन है उसे कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। कैल्शियम पैरा कैसिनेट में, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। ठीक है, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। अब जो कैसीन दूध में घुलित अवस्था में था वो क्या हो गया, अघुलित अवस्था में हो गया। अभी हम समझा देंगे आपको। अघुलित हो गया। क्या हो गया भैया, अघुलित हो गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन ऑफ मिल्क। समझोगे कैसे आप, जैसे घर में छोटा बच्चा होगा, जो छोटा बच्चा होता है देखे होगे कि दूध पिलाते हो और 10 मिनट बाद गलती से पेट दब गया तो दही बन के निकल जाता है। देखा होगा, देखा होगा, ये नॉर्मल एग्जांपल है यार, देखा तो होगा ही। हाँ, तो इसी को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। अब जब अघुलित हो गया तो अब अभी तक तो घुलित था, अब जब घुलित हो जाएगा तो जो भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होंगे उस पर आराम से काम करेंगे और उसको डाइजेस्ट करेंगे। यानी जठरीय रस में हमने क्या किया, जठरीय रस के द्वारा क्या किया है भैया, तो जो पेप्सिन था उसने प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ दिया है, और जो रेनिन था वो मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। क्लियर है, ये बातें याद रहेंगी, याद रहेंगी पक्का। ये होता है मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन, ऐसे ऐसे काम होता है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब HCl के कार्य दिखा हुआ है, आपको याद भी हो गया होगा। सक्रियकरण निष्क्रिय एंजाइम्स को सक्रिय एंजाइम में बदलता है, जैसे पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, प्रोरेनिन को रेनिन में। फिर क्या करता है भैया, एक काम तो जान गए, यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारता है, क्योंकि भैया एसिडिक इन नेचर का है तो आराम से मार देगा। फिर HCl भोजन पर लार की क्रिया को रोकता है, क्योंकि आमाशय में तीव्र अम्लीय माध्यम होता है। यह भोजन के जटिल भागों को गलाकर उन्हें कोमल बनाता है, हमारा HCl। इतने काम हो गए हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। ठीक है, अब क्या होगा भैया, अग्नाशय। तो अग्नाशयी रस स्रावित करता है हमारा अग्नाशय। अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशयी रस स्रावित करता है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारा HCl था, तो HCl की वजह से जो जठरीय रस जब मिल जाता है, मान लीजिए हमने बोला कि ये जठरीय रस है, यानी पेट में हमारे जठरीय रस मिला, और जिस जठरीय रस में मेन कंपोनेंट क्या था भैया, पानी के साथ साथ HCl था, तो जठरीय रस का जो मीडियम होता है वो क्या होता है भैया, अम्लीय होता है।
जब इस अम्लीय जठरीय रस से हमारा खाना मिक्स होता है, जब खाना मिल गया तो उसे क्या कहते हैं, हम बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं भैया, काइम। और काइम का जो मीडिया होता है वो कैसा होगा भैया, अम्लीय। क्या होगा, अम्लीय। क्यों भैया, तो पेट में जो रस मिला था जठरीय रस, उसका मीडियम क्या था, अम्लीय था। क्या था भैया, अम्लीय था। अब जब यही अम्लीय फूड पहुंचेगा हमारे कहां पे, ड्यूडेनम में, पेट से ही तो आएगा। अम्लीय जब पहुंचेगा ये खाना, या अम्लीय काइम यानी एसिडिक काइम जब पहुंचेगा, अम्लीय काइम जब पहुंचेगा हमारे किसमें, ड्यूडेनम में, तो जो इनऑर्गेनिक साल्ट था बाइल का, इनऑर्गेनिक बाइल साल्ट था, अकार्बनिक बाइल साल्ट जो था, अकार्बनिक बाइल साल्ट के साथ मिलके, जो किसने स्रावित किया था भैया, यकृत ने, खाने का मीडिया क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इनऑर्गेनिक जो साल्ट होता है बाइल में प्रेजेंट, वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक मीडिया काइम के। और जो ऑर्गेनिक होता है क्या होता है, पाइसीकरण में मदद करता है। ठीक है, तब जाके मिलेगा उससे क्या, अग्नाशयी रस। तो मानव में कुल मात्रा देखें तो 1 से लेकर 1.5 लीटर प्रतिदिन अग्नाशयी रस स्रावित होता है। अगर इसका पीएच मान देखें तो लगभग 7.5 से 8.3 होता है। 2% इसमें लवण पाए जाते हैं। अग्नाशयी रस में केवल अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं, ध्यान रहे। एंजाइम की बात करें तो कौन कौन सा एंजाइम स्रावित करता है, अगर हम लिस्ट बना लें तो एंजाइम कौन कौन सा स्रावित करता है भैया, देख लेते हैं। हिंदी अंग्रेजी कुछ में भी लिख लेंगे। ट्रिप्सिनोजन, क्या भैया, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, और क्या भैया, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और क्या भैया, स्टीएप्सिन, और क्या भैया, पेंक्रियाटिक लाइपेज, और क्या भैया, पेंक्रियाटिक एमाइलेज, और क्या भैया, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियजेज बोल दें। ठीक है, लगभग इतने रस जो है स्रावित करता है हमारा अग्नाशय। इसीलिए अग्नाशयी रस को, ये सारे अग्नाशयी रस के क्या है, पार्ट है। अग्नाशयी रस को, अग्नाशयी रस से निकलते हैं, इतने आइटम होते हैं, इतने आइटम हमारे अग्नाशयी रस में होते हैं। इसीलिए अग्नाशयी रस को हम बोलते हैं क्या, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। यानी डाइजेशन के लिए जितनी भी चीजें हम खाते हैं, वो सारी चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए, पाचित करने के लिए जो कंपोनेंट पाए जाते हैं वो अग्नाशयी रस में होता है। लेकिन ये जो ट्रिप्सिनोजन हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजन हो गया और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो गया, वो इनएक्टिव होते हैं। क्या भैया, निष्क्रिय होते हैं। बड़ी समस्या की बात हो गई है तो, कि भैया तो 3 तो भाई निष्क्रिय निकल गए। जब निष्क्रिय निकल गए तो इनका होगा क्या, जब निष्क्रिय निकल गए तो क्या होगा, तो जब निष्क्रिय निकल गए हैं तो इनको सक्रिय किया जाएगा। अब सवाल आएगा कि भैया सक्रिय कौन करेगा इनको, चलिए देखते हैं कौन सक्रिय करेगा। तो ये सक्रिय होते हैं किसके द्वारा, ये सक्रिय होते हैं जो ट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिनोजन जो है उसको हमारे ड्यूडेनम से इंटरोकाइनेज, इंटरोकाइनेज बहुत बार सवाल पूछा गया है, इंटरोकाइनेज आता है और हमारे ड्यूडेनम से निकला इंटरोकाइनेज इस ट्रिप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन में। किसमें भैया, ट्रिप्सिन में। जब ये ट्रिप्सिन बन जाता है तो यही ट्रिप्सिन क्या करता है, जो काइमोट्रिप्सिन है, जो काइमोट्रिप्सिन है उसको किसमें कन्वर्ट करता है, जो काइमोट्रिप्सिनोजन है, सॉरी, जो काइमोट्रिप्सिनोजन है उसको कन्वर्ट करता है काइमोट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन में। अभी सब समझ में आ जाएगा। फिर यही हमारा जो ट्रिप्सिन है वो प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को किसमें कन्वर्ट करते हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। अब ये तीनों एक्टिव हो गए, ट्रिप्सिन बन गया, काइमोट्रिप्सिन बन गया और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज बन गया। तो जो भी हमारे पास प्रोटीन आया है,
इन तीनों मिलके क्या करते हैं, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। प्रोटीन को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। कौन कौन मिलके भैया, तो जो तीनों है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज मिलके प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देते हैं, अमीनो अम्ल में। तो ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज हैं, वो क्या है, प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं। अच्छा फिर क्या हो गया, फिर बात करें तो हमने इसकी बात की थी, ये तो हो गया, प्रोटीन डाइजेस्ट करेंगे, बाद में पता चल गया। स्टीएप्सिन क्या करेगा, जो पायसीकरण जिसका हो गया है, पायसीकृत वसा को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। पायसीकृत वसा को, पायसीकृत वसा को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, वसा को पाचित करना। ठीक है, तो भैया पेंक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा, जिसका पायसीकरण नहीं हुआ है, ठीक है, यानी वसा को डाइजेस्ट करेगा, पायसीकृत हुआ हो ना हुआ। पेंक्रियाटिक एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को। फिर भैया जो न्यूक्लियेजेज है वो न्यूक्लिक एसिड को, ये न्यूक्लिक एसिड को। लगभग हम जो है सारा जो है डाइजेशन का कार्यक्रम जो है वो कहाँ पूरा कर लेते हैं भैया, ड्यूडेनम में। तो हम बोलते हैं सबसे ज्यादा जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, हमारे यहाँ ड्यूडेनम में होता है। कहाँ होता है भैया, ड्यूडेनम में। आगे बढ़ेंगे, ये देख लिया हमने। आगे अगर बढ़े तो ये एंजाइम से और इनका क्रियास्थल है। जैसे मान लीजिए लारी एमाइलेज की बात कही, मुख गुहा में स्टार्च को डाइसैकेराइड में। पेप्सिन की बात की गई, अमाशय प्रोटीन को बड़े पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। फिर अग्नाशयी रस की बात करेंगे तो अग्नाशयी एमाइलेज देखा हमने, ट्रिप्सिन देखा, काइमोट्रिप्सिन देखा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज देखा, लाइपेज देखा और न्यूक्लियेजेज देखा। देखिए सारी बातें हमने बता दी आपको, सारे यही रस हैं, सारे यही तो पाए जाते हैं। फिर हार्मोन्स की बात कर लें तो हमारे यहाँ बहुत सारे हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं हमारे आहार नाल के पूरे रास्ते में। कौन कौन से भैया, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन के बारे में याद रखिएगा, सबसे पहले डिस्कवर किया गया हार्मोन था। और ये करता क्या है, ये अग्नाशय से एंजाइम रहित अग्नाशयी रस के श्रावण को प्रेरित करता है, एंजाइम रहित। तो एंजाइम वाला पार्ट क्या है भैया, तो एंजाइम वाला पार्ट तो पाचन में भाग लेता है। एंजाइम रहित पास कौन सा हो गया, जो हार्मोन की तरह एक्ट करता है। और पेट में क्या करता है, सीएल को संबंधित करता है, सीएल को रोकता है। सीसी के पीजेड यानी कोलेसाइटोकाइनिन और पेंक्रियोजाइमिन इसको बोलते हैं। ये अग्नाशय कोलेसाइटोकाइनिन क्या करता है, पित्ताशय में जाता है और पित्ताशय को बोलता है कि भाई साहब खाना अब छोटी आंत में आना चालू हो गया है, कृपा करके आप पित्त रस दे। और पेंक्रियोजाइमिन जाता है पेंक्रियाज के पास और बोलता है कि भाई साहब अब आप भी अग्नाशयी रस का श्रावण करें क्योंकि खाना जो है ग्रहणी में आना चालू हो गया है। ठीक है, हिपैटोक्राइनिन क्या करता है, पित्त रस के संश्लेषण और श्रावण को प्रेरित करता है, जाके बताता है कि भैया ऐसा करिए कि अब पित्त रस थोड़ा बनाइए क्योंकि भैया खाना अब आना चालू हो गया है आंत में। तो कहानी समझ में आ गई होगी कैसा होता होगा। चलिए इतने पाए जाते हैं हार्मोन्स हमारे यहाँ। अब क्या करते हैं, जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको क्या करते हैं, हम एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा बात करेंगे डाइजेशन की, तो मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है हमारे यहाँ कहाँ हो जाता है, हमारे यहाँ ड्यूडेनम में हो जाता है। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम के अगले हिस्से जिसे कहते हैं जेजुनम, वहां पे होता है मध्यांतर में। उसके बाद क्या होता है, इलियम में हम चेक करते हैं कि कोई चीज डाइजेस्टेड होने से रह गया है तो तमाम एंजाइम जैसे एमाइलेज होती है वो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगी, जो इरेप्सिन होगी वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी, बहुत सारे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हो गए। यानी फाइनल चेक पॉइंट जो होता है हमारे यहाँ क्या होता है, हमारा इलियम होता है जो चेक करता है कि कोई चीज डाइजेस्ट होने से रह तो नहीं गया है, तो उस चीज को चेक करता है। ठीक है, उसके बाद जब हमने खाने को पचा लिया तो क्या करते हैं, हम अवशोषण करते हैं उसे। क्या करते हैं, अवशोषण। अच्छा किसी चीज को अवशोषित करने के लिए कोशिका जो है, कोशिका झिल्ली को क्रॉस करना पड़ेगा उसे, कोशिका झिल्ली को क्रॉस करना पड़ेगा। एनसीईआरटी के डायग्राम को देखें तो एनसीईआरटी में ऐसा बनाया गया है, ऐसे बनाया गया है, विलाई बनाया गया है और विलाई के ऊपर बहुत सारे माइक्रो विलाई ऐसे दिखाए गए, बहुत सारे ऐसे माइक्रो विलाई दिखाए गए हैं। यस या नो, दिखाए गए हैं भाई। और माइक्रोवेलाई के बाद देखें तो यहां ब्लड कैपिलरी दिखाई गई है, ऐसे दिखाई गई है। और फिर ब्लड कैपिलरी के बाद देखें तो ऐसे लिम्फ वेसल दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, विलाई हो गया। ये हो गया हमारा लिम्फ वेसल यानी लसिका
वेसल या लिम्फ वेसल लिख दे, लैक्टियल्स जिसे कहते हैं, लैक्टियल्स हो गई। ठीक है, तो माइक जो भी हमारे पास है डाइजेस्ट, जो हमने क्या किया है तो कार्बोहाइड्रेट किया है तो ग्लूकोज बनाया होगा, क्योंकि सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया होगा तो कुछ ग्लूकोज बना होगा, कुछ फ्रक्टोज बना होगा, फिर क्या बना होगा भैया, अमीनो एसिड बने होंगे, प्रोटीन, प्रोटीन जो है क्या बने होंगे, अमीनो अम्ल बने होंगे डाइजेशन में। फिर भैया फैट डाइजेस्ट किया था तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना होगा, फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल बना होगा, यही तो बना होगा। क्योंकि हम तो बोल ही रहे थे कि जो हमारे यहाँ जटिल ग्लिसरॉल पदार्थ है उनको क्या करते हैं, जटिल चीजों को हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सैकेराइड को यानी जो कार्बोहाइड्रेट थे उनको हमने सबसे सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर लिया, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर लिया, फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल को किसमें, जो फैट यानी वसा था उसको फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर लिया। अब इन्हीं को क्या करते हैं हम, अवशोषित करते हैं, क्योंकि अवशोषण अगला स्टेप हुआ करता था, तो अवशोषित करेंगे। तो जो हमारा ग्लूकोज फ्रक्टोज या अमीनो अम्ल है वो ये जो लिम्फ वेसल, ये जो वेसल्स है सेल्स के थ्रू क्या होंगे, अवशोषित होंगे और ब्लड के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और रिस्पेक्टिव जो है निकलेंगे बाहर और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू होते हुए भेज दिए जाएंगे लीवर में। कहां भेज दिए जाएंगे भाई, लीवर में भेज दिए जाएंगे। जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं किसके द्वारा, लिम्फ वेसल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। किसके द्वारा, लिम्फ वेसल के द्वारा, लैक्टियल्स के द्वारा। तो वही अवशोषण को दिखाया गया है। तो कभी भी कोई चीज अगर हम अवशोषित करें तो दो तरीके से हो सकती है। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के दो तरीके होते हैं, एक या तो सक्रिय और दूसरा निष्क्रिय, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब यानी सक्रिय परिवहन करने का मतलब यह है कि जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़े, यानी किसी चीज को अगर हम मेम्ब्रेन से अंदर ले जाना चाहते हैं अपने कोशिका के अंदर, तो ये जरूरी है कि हमारी एनर्जी खर्च हो, तब उसे कहते हैं सक्रिय परिवहन। और बिना एनर्जी खर्च किए अगर चला जाए तो निष्क्रिय परिवहन। तो जो ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये सारे जो है निष्क्रिय परिवहन के थ्रू आराम से चले जाते हैं। फ्रक्टोज भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वही बताया गया कि कितने तरीके से। तो देखिए यहाँ अवशोषण जो होता है डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ग्लूकोज और अमीनो एसिड आराम से क्रॉस करके निकल गए। जितने भी निगेटिव आयंस होते हैं वो भी आराम से चले जाते हैं बिना एनर्जी खर्च किए, बिना एनर्जी खर्च किए, दिख रहा होगा। फिर हम बात करेंगे बिना एनर्जी खर्च किए चले गए। फिर होता है सुसाध्य विसरण नहीं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, कुछ ग्लूकोज या फ्रक्टोज मालिक्यूल जो होते हैं, फैसिलिटेट करना मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है, आपके पास टिकट नहीं है, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आपने किसी टिकट वाले को पकड़ लिया, भाई चलो हमको भी घुसा दे। तो यहाँ पे क्या होता है, कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इस कैरियर प्रोटीन से अटैच होके अगर कोई मालिक्यूल इस मेम्ब्रेन को पास करे तो ऐसे को बोलते हैं क्या, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, या बोलते हैं अवशोषण सुसाध्य विसरण। तो कुछ ग्लूकोज और एमिनो एसिड क्या होते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जाते हैं, मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई, ये सारी बातें हमने बता दी। अब हम देखें कि कहां पे क्या क्या हमारी चीजें डाइजेस्ट हुई थी और क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब हुई थी। तो बात करें अगर मुख में, तो कुछ औषधियां जो मुख और जीवा की निचली सतह के म्यूकोसा के संपर्क में आती हैं, वे आश्रित करने वाली रुधिर कोशिकाओं में अवशोषित हो जाती हैं। ठीक है, यानी कुछ ड्रग्स जो होती हैं, यानी कुछ दवाइयां जो होती हैं हमारे ओरल कैविटी में ही क्या होती हैं, डाइजेस्ट होती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अमाशय की बात करें तो जल, सरल शर्करा, एल्कोहल आदि का अवशोषण कहाँ होता है, हमारे अमाशय में होता है। छोटी आंत की बात करेंगे तो पोषक तत्वों के अवशोषण का प्रमुख अंग जो होता है हमारा छोटा आंत होता है। यहाँ पर पाचन की क्रिया पूरी होती है और पाचन के अंतिम उत्पाद जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल और एमिनो अम्ल का म्यूकोसा द्वारा रक्त प्रवाह और लसिका में अवशोषण होता है, देखा अभी आपने। फिर बात करें बड़ी आंत की, तो जल का, कुछ खनिजों का और औषधियों का अवशोषण जो होता है कहाँ होता है, हमारे यहाँ बड़ी आंत में। बहुत बार ये सवाल जो है आपसे पूछा गया है, बहुत बार ये सवाल आपसे पूछा गया है और एनसीईआरटी की लाइन से, इसलिए जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़े, अवशोषण की बात हो गई तो कैलोरी मात्रा देख लें। हमने कहा था कि जो खाना होता है हमारा हमें क्या प्रदान करता है भाई, ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो हम कैलोरी मीट्रिक में तो नापते हैं इसे, ग्रास कैलोरीफिलिक वैल्यू, फिजियोलॉजिकल वैल्यू, यानी 1 ग्राम किसी फूड सब्सटेंस का, जैसे 1 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट ले लें, 1 ग्राम प्रोटीन ले लें और 1 ग्राम ही हम फैट ले लें, वसा ले लें,
और उसको एक कैलोरीमेट्री बम कैलोरीमीटर एक डिवाइस आता है, उसमें बर्न करें, उसमें क्या करें, बर्न करें, कंबसन करें उसका, तो कितना एनर्जी रिलीज होता है उसके हिसाब से हम कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं। यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले तो इससे 4.1 किलो कैलोरी ग्राम निकलेगा ऐसे। तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू वसा का इतना, फिजियोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन का इतना। तो सबसे ज्यादा अगर हम फिजियोलॉजिकल वैल्यू देखेंगे, सबसे कम फिजियोलॉजिकल वैल्यू या ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू आपको दिख रही होगी कार्बोहाइड्रेट की। लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट हमारे यहाँ क्या होता है, फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को बर्न करने के लिए हमें कम से कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। सबसे ज्यादा अगर कैलोरीफिक वैल्यू देखेंगे तो किसका होता है, फैट का होता है। कैलोरीफिक या फिजियोलॉजिकल वैल्यू किसी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा फैट का होता है। यानी 1 ग्राम फैट को जरा है तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलेगा इन कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। फिर हम बात करें बहुत सारा मल त्याग, यानी अब हमने डाइजेशन कर लिया है, एब्जॉर्प्शन कर लिया, और एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बच गया उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। पाचक अवशिष्ट मलाशय में कठोर होकर मल बन जाता है, जो तांत्रिक प्रतिवर्ती यानी न्यूरल रिफ्लेक्स क्रिया को शुरू करता है, जिससे कि मल त्याग की इच्छा पैदा होती है। ठीक है। पाचन तंत्र के विकार, अब कुछ बीमारियां दी गई हैं उनका जिक्र कर लेते हैं हम लोग कि पाचन तंत्र में होने वाले कौन कौन से विकार यानी कौन कौन से रोग हैं। पहला दिया हुआ है पीलिया। जो गांव में रहते होंगे उनको पता होगा कि जब पीलिया होता है तो जो भी हमें बड़े बुजुर्ग जो होते हैं क्या करते हैं, आंख में देखते हैं फिर नाखून में देखते हैं। तो पीलिया में होता है क्या है कि इसमें यकृत प्रभावित होता है, और पीलिया में त्वचा और आंख पित्त वर्णकों के जमा होने से पीले रंग की दिखाई देती है। थोड़ा फिजियोलॉजी समझ लेते हैं होता क्या होगा या होता कैसे है। जैसे मान लीजिए कि हमारे लीवर का काम क्या था, पित्त बनाना, पित्त बनाना। यहीं पे हमारा गॉल ब्लैडर भी है। मान लीजिए किसी तरह से कोई ब्लॉकेज ही आ जाए, इतने डक्ट हैं, कहीं ब्लॉकेज आ गया, कहीं ब्लॉकेज आ गया, तो लीवर हमारा यानी जो यकृत है वो बनाता तो होगा पित्त, पित्त बनाएगा तो उसमें पित्त लवक भी होगा और पित्त लवण भी होंगे। अगर किसी में मान लीजिए ब्लॉकेज आ गया, लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो धीरे 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 क्या होगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। सांद्रता बढ़ती चली जाएगी तो डेफिनेट सी बात है ब्लड सप्लाई जो होंगी, मान लीजिए यहीं पे सांद्रता बढ़ गई, मान लीजिए हमारे यहाँ पे गॉल ब्लैडर में कोई समस्या हो गई, तो इसका काम क्या होता है पित्ताशय का, कि एक्स्ट्रा जो पित्त होता है उसे स्टोर करता है। मान लीजिए हम यहाँ कह रहे हैं ब्लॉकेज हो गया, तो जो पित्त स्टोर था उसका कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता बढ़ता चला गया, धीरे धीरे ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जब जाएगा तो देखेंगे क्या, जो पेरिफेरल पार्ट होंगे, बॉडी का सबसे अंतिम भाग होगा, वहां पे पीला दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एकदम पेरिफेरल पार्ट हो गया, आंखें। ठीक है। तो पीलिया होता है, उसे कहते हैं जॉन्डिस, गांव में देखा होगा बीमारी। फिर क्या है भैया, बमन, वोमिटिंग। सिंपल सी बात है, हमारे खाने का जो मेन रास्ता है क्या है, ओरल कैविटी, इसोफेगस, फिर आमाशय, ऐसा है। लेकिन यही रास्ता उल्टा हो जाए, इसलिए तो बोलते हैं उल्टी हो गई। उल्टी मतलब जो सीधी नहीं है वही उल्टी है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आमाशय से संग्रहित पदार्थों का मुख से बाहर निकालने की क्रिया जो होती है, एक प्रतिवर्ती क्रिया है जो मेडुला में स्थित बमन केंद्र से नियंत्रित होता है। बमन से पहले बेचैनी की अनुभूति होती है, कभी भी उल्टी ऐसे नहीं आ जाएगी। पहले नौचिया होगा यानी बेचैनी होगी, उसके बाद उल्टी आएगी। ठीक है। ये होता है वोमिटिंग। फिर आएगा भैया दस्त, डायरिया, यानी जो आहार नाल होती है उसकी गति अगर अनियमित हो जाए, हम बोलते हैं कि एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ बाउल, तरल मल का तेज गति से बाहर निकलना, दस्त या डायरिया कहलाता है। जैसे मान लो तेजी से आने का मतलब क्या है, हमारे अग्नाशय यानी मलाशय में जितने देर तक हमारा खाना रहेगा, मलाशय जो खाने से पानी हो निकाल लेता है और उसे सॉलिड बनाना चाहता है, सॉलिड बना देता है। लेकिन उसमें खाना रुकेगा ही नहीं, ड्यू टू द एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ बाउल, तो खाना रुकेगा ही नहीं, तो पानी का अवशोषण हो नहीं पाएगा, तो मल त्याग होगा और जिसमें पानी का लॉस भी होगा, या भोजन के अवशोषण को घटा भी देता है। डायरिया कहते हैं इस कंडीशन को। ठीक है। फिर क्या है भैया, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। इसमें क्या होता है, कब्ज में मल मलाशय में ही रुका रह जाता है, क्योंकि आहार नाल की गतियां अनियमित हो जाती हैं। फील होगा आपको कि पास करना है स्टूल, बट पीकू मूवी देखा होगा तो 25 बार जाएगा बंदा, ठीक है, लेकिन कभी कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। तो मलाशय में ही फंसा रह जाए आपके, क्या भैया, मल मलाशय में ही फंसा रह जाए तो उसे कहते हैं क्या, कॉन्स्टिपेशन। इसमें फीलिंग हमेशा बनी रहती है, जो भी पेशेंट होता है कि हम मल त्याग करना है, फीलिंग बनी रहती है। फिर इंडाइजेशन, सिंपल सी बात है, इंडाइजेशन, अपच। मान लो अभी अपने घर खाना खाते हो, 2 रोटी खाया, दोस्त कह गया 20 रोटी डकार गए,
तो जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट हो रही हो तो उनका अमाउंट तो फिक्स है। यानी किसी कंडीशन में, या मान लीजिए कि डाइजेस्टिव जूस आज आपको खाना खाना था 12 बजे, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है 12 बजे, आपने खाना खाया 2 बजे, डाइजेस्टिव जूस जब आना था तब आई थी, फिर खत्म, तब खाना आपने दिया नहीं। यानी किसी कंडीशन में जो खाना आपने खाया है वो पच ना पाए, उसी को तो कहेंगे अपच। इस स्थिति में भोजन पूरी तरह से नहीं पचता और पेट भरा भरा महसूस होगा। भाई जब पचेगा ही नहीं तो खाना पेट में भरा रहेगा। एंजाइमों के स्राव में कमी, ठीक है, खाद्य विषाक्तता, अधिक भोजन करने एवं मसालेदार भोजन करने पे कारण ये होता है। मान लो कि आपके यहाँ 4 रोटी की कैपेसिटी, उतना ही आपके यहाँ जूस सिक्रीट होता है पाचन का। दोस्त के यहाँ गए, दबा दिए 40 रोटी, तो 36 रोटी जो एक्स्ट्रा हुई है उसका क्या होगा, तो बिना पचे रहेगा, क्योंकि उसको तो पाचन करने के लिए कोई रस आएगा नहीं, वही है अपाच। अब हमारे पास जो आने वाले हैं उसमें 2 बीमारियां बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लेते हैं। हमारे बॉडी को ग्रोथ के लिए या नॉर्मल ग्रोथ के लिए या एनर्जी के लिए सबसे रिक्वायर्ड जो सब्सटेंस होते हैं होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कलर चेंज कर लेते हैं, सॉरी। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है भैया, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। बॉडी बिल्डिंग लिख दे तो कोई समझ में आएगा नहीं, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। जितने लोग जिम जाते होंगे देखते होंगे, खाते हैं खूब प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है। यानी कोई भी अगर मान लीजिए हमारे शरीर में तोड़ फोड़ मुड़ेर मचती है तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा। तो 2 बीमारियां देखी गई हैं जो बहुत ही हिट बीमारियां हैं और हर बार लगभग सवाल पूछा गया आपके यहाँ नीट एग्जाम में। एक होता है मैरेस्मस, दोनों में डिफरेंस समझ लेंगे पहले अपनी भाषा में, फिर जो दिया होगा चार्ट में देख लेंगे। मैरेस्मस, और दूसरा क्या होता है भैया, दूसरा होता है क्वासियोरकर। दूसरा क्या होता है, क्वासियोरकर। 2 बीमारियां हैं, मैरेस्मस और क्वासियोरकर, दोनों में डिफरेंस समझ लेंगे। तो अगर हम किसी बंदे के शरीर में, किसी बंदे के शरीर में इनकी कमी हो जाए तो कहीं ना कहीं जो सिम्टम होंगे वो दिखाई देंगे। अब हमारे पास 2 बीमारियां, एक मैरेस्मस एक क्वासियोरकर। मैरेस्मस जो बीमारी होती है वो लगभग जो मिल्क फीडिंग स्टेज में बेबी होते हैं, यानी 0 से लेके 1 साल के बच्चे में दिखाई देता है। बहुत प्यार से समझने का प्रयास करिएगा, 0 से 1 साल के बच्चे में। तो 0 से 1 साल का बच्चा जो होता है वो बेसिकली डिपेंडेंट होता है किस पे, मदर के मिल्क पे। किस पे, मदर के मिल्क पे। तो हम चाहे कार्बोहाइड्रेट बोलें या प्रोटीन बोलें या वसा बोलें, कुछ भी बोलें, तो वो प्रीमियरली किस पे डिपेंडेंट है, 1 साल का बच्चा तो है मदर मिल्क पे। तो मैरेस्मस 0 से 1 साल के बच्चे में होता है। और क्यों होता है कि मान लीजिए किसी के यहाँ बेबी के बीच में कम गैप है, तो एक बच्चा अभी जो हुआ, अभी ऐसा तो है नहीं कि बच्चे जल्दी हो गए तो उसके दांत तो सब लग जाएंगे, धक्का खाना चालू कर देगा, वो तो मिल्क पे ही डिपेंडेंट था। लेकिन स्लम एरिया में क्या होता है, जब 2 बच्चों के बीच में टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है तो भैया एक को न्यूट्रिशन तो प्रॉपरली मिला नहीं, तो ना ही उसे प्रोटीन मिला और ना ही कार्बोहाइड्रेट मिला, यानी बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी नहीं मिला, यानी बॉडी की ग्रोथ नॉर्मल नहीं होगी, और प्लस कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा भी नहीं मिला। इसलिए इन बीमारियों को हम बोलते हैं पीईएम डिसऑर्डर, यानी प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन। आप कुछ समझिए कि यहां पे क्या हो रहा है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी है। अभी हम देख भी लेंगे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्या है, दोनों की कमी है यहां पे। क्वासियोरकर जो होता है 1 से 5 साल के बच्चे में होता है, और यहां पे किसकी कमी होती है, बस और बस प्रोटीन की। बस और बस किसकी कमी होती है भैया, प्रोटीन की। कार्बोहाइड्रेट यहां सफिशियंट मात्रा में पाया जाता है, यानी बॉडी बिल्डिंग प्रॉपरली नहीं हो पाता है, लेकिन बाकी एनर्जी की चीजें होती है वहां। वो 1 से 5 साल के बच्चे में होता है, ठीक है। अब देख लें, ये 2 बीमारियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो कर लें। तो होता क्या है कि जो हमारा मैरेस्मस है, इसमें 1 वर्ष से अधिक, वहां देखिए 1 वर्ष से कम आयु के शिशु में होता है मैरेस्मस, और ये 1 से अधिक वर्ष में।
इसमें भोजन में प्रोटीन की कमी होती है क्वासियोरकर में, और उसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होती है। और इसमें जो क्वासियोरकर होता है उसमें बॉडी में क्या होता है, इडमा प्रेजेंट हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, उसमें स्वेलिंग नहीं पाई जाती है। त्वचा के नीचे वसा उपस्थित होता है, क्योंकि भैया एनर्जी की कमी थी नहीं। त्वचा के नीचे वसा लुप्त हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जब हम पहले कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं एनर्जी, फिर लेते हैं वसा से, फिर लेते हैं प्रोटीन से, तो कार्बोहाइड्रेट बंदे को मिल नहीं रहा है, प्रोटीन मिल नहीं रहा है, तो जो भी बचा खुचा वसा होगा वो भी तो यूटिलाइज कर गया होगा, तो इसमें वसा नहीं पाई जाएगी, ऐसा डिपोजिशन नहीं होगा। शरीर तथा पाद यानी पैर जो होंगे अत्यधिक पतले हो जाएंगे, भाई प्रोटीन है ही नहीं तो विकास होने का कोई चांस ही नहीं है। त्वचा शुष्क होगी और झुर्रीदार होगा, अत्यधिक छीण यानी दुर्बल होगा एकदम। यहाँ पे पेशियों में ह्रास होगा, पतले पाद होंगे, इसके लक्षण हैं। इसमें एक चीज दिखाई देगी, एनर्जी तो मिलती है, प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो बॉडी बिल्ड प्रॉपरली हो चाहे ना हो, लेकिन पेट मटके की तरीके से निकला रहेगा, पॉट बेली एब्डोमेन कहते हैं। चलिए डायग्राम देख लेते हैं इसका जो कि दिया गया है इसमें। देखिए यहाँ पे है जो क्वासियोरकर का और वहां मैरस्मस का, देखिए वो कितना हड्डी हड्डी लग रहा है वो। और यहाँ पे क्या है, पेट जो है देखिए ऐसे बाबा जी की तरह निकला हुआ है, क्यों भैया, तो प्रोटीन की कमी नहीं थी यहाँ किसकी कमी है, बस एनर्जी की। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ प्रोटीन माल एनर्जी डिफिशियंसी डिसऑर्डर, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के डिसऑर्डर हैं, जो आपके यहाँ नीट एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए। याद रखिएगा जो मेन चीज है इसमें याद करने का, वो कौन किस में होता है। जब मैरेस्मस की बात करेंगे हम लोग, तो मैरेस्मस किस में होता है, तो मैरेस्मस 0 से 1 साल के बच्चे में, और उसमें क्या होता है, प्रोटीन और एनर्जी यानी कैलोरी दोनों की कमी होती है। और जब हम क्वासियोरकर की बात करेंगे, तो क्वासियोरकर क्या होता है भैया, तो क्वासियोरकर में केवल और केवल प्रोटीन की कमी होती है। अच्छा, अब जहन में सवाल आए बच्चे सही कैसे होंगे, तो भैया जो कम है वही सप्लाई कर दो, यानी जिसको मैरेस्मस हुआ है उसको प्रॉपर प्रोटीन और कैलोरी दिया जाए, प्रोवाइड कराया जाए, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो सही हो जाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा, वो सही हो जाएंगे। और जिस बच्चे में क्या है, क्वासियोरकर है, उसको प्रोटीन डाइट दिया जाए, प्रोटीनिशियस डाइट दिया जाए, तो क्या होगा, वो सही हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ये चैप्टर हम लोग खत्म करते हैं।